बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। ओके, तो आज हम एक न्यू पोइट स्टार्ट करेंगे, पर्सी बिश शेली। ठीक है, ये भी एक रोमांटिक पोइट है और आज हम इसकी पोइम करेंगे ओड टू वेस्ट विंड। इसकी बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है पर्सी बिश शेली की। और इस पोइम में, ये पोइम इसने लिखी थी फ्लोरेंस में। वहाँ एक फ़ॉरेस्ट है, आर्नो फॉरेस्ट। ये वहाँ पे गया था ऑटम में, सितंबर 1819 की बात है। ये वहाँ पे गया और वहाँ पे जब ये था तो वहाँ पे एक बहुत बुरा तूफ़ान आया, टेम्पेस्ट। ये उस तूफ़ान में जब ये इसने मतलब ये वहाँ पे उस वक्त था, उस वक्त इसने ये पोएम लिखी। उसके बाद वापस आकर इसने उसके बारे में ये पोएम लिखी, क्योंकि इसने उस टेम्पेस्ट को रिलेट किया अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ज़ात से, कि उसमें और इसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। क्योंकि पर्सी बिश शेली मशहूर है अपनी रिबेलियसनेस और अपनी एक जो इसमें रेवोल्यूशनरी एक था, ये एक रेबल कहा जाता है क्योंकि इसने इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो इसलिए इसने वो जो विंड थी, वो जो वाइल्ड किस्म की एक विंड थी, इसने उसके साथ अपने आप को रिलेट किया और उस विंड के जो इफ़ेक्ट्स थे उनके बारे में बात की। अच्छा, ये 1819 में इसने लिखी थी आर्नो फॉरेस्ट में। जब टेम्पेस्ट आया था, तूफ़ान आया था, उसकी वजह से ये इंस्पायर होकर लिखी थी इसने 1819 में। ठीक है, फ्लोरेंस में है वो फॉरेस्ट। और दूसरी बात इसकी जो राइम स्कीम है, इस पोइम में 5 स्टैंजाज हैं टोटल, और हर एक स्टैंजा जो है इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस। मतलब हर स्टैंजा एक सोनेट का बना हुआ है। सोनेट कहते हैं जो एक प्रॉपर राइम स्कीम में 14 लाइंस अगर लिखी जाएँ तो उन 14 लाइंस को हम सोनेट कहते हैं। और इसके हर एक स्टैंजा की 14 लाइंस हैं, तो इसलिए एक स्टैंजा एक सोनेट पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, और इसके जो मज़े की बात है, इसने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। अगर हम इसको लेते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, कीट्स हम पहले कर रहे थे, तो उससे थोड़ा डिफरेंट है इसकी राइम स्कीम। क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो सोनेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट की तरह ए बी सी डी ई एफ जी वाली राइम स्कीम नहीं है, बल्कि इसने टर्जा रीमा राइम स्कीम यूज़ की है। टर्जा रीमा कहते हैं जो अरेंजमेंट होती है ऑफ ट्रिपलेट, मतलब 3 लाइन राइम स्कीम होती है। इयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है और 3 लाइन राइम स्कीम होती है, लाइक 3 लाइन्स की एक राइम, फिर 3 लाइन्स एंड देन 3 लाइन्स। और इसकी राइम स्कीम होगी ए बी सी डी ई ई, राइट। बीइंग एंड फ्लीइंग ए, रेड एंड बेड बी, एंड रेड एंड बेड एंड डेड बी हो गए। ठीक है, दो, लो एंड ब्लो आर सी, until, fail and here are D, air, where and here E। तो इसकी राइम स्कीम होगी, मतलब ये 3 जो हैं ये 4 ट्रिपलेट्स होंगे एंड देन अ कंक्लूडिंग कपलेट। ठीक है, अब इसने इसमें क्या किया कि इसके जो पहले 3 स्टैंजा हैं इस पोइम के, उन 3 स्टैंजाज में इसने किया है कि ये जो वो वेस्ट विंड है, वेस्ट विंड के जो इफ़ेक्ट्स हैं और वेस्ट विंड का पोटेंशियल जो है, उसमें कितनी पावर है, उसकी कैपेसिटी को, कि वो किस तरह से एज अ डिस्ट्रॉयर एंड एज अ प्रिजर्वर काम कर रही है, ये उस चीज़ का जिक्र कर रहा है पहले 3 स्टेंजा में। और जो लास्ट 2 स्टेंजाज हैं, उस लास्ट 2 स्टेंजाज में ये अपने आप को वेस्ट विंड से कंपेयर भी कर रहा है और रिलेट भी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा की ये जो पहली कुछ लाइन्स हैं, ये वाली विंड को एज अ डिस्ट्रॉयर शो करेंगी, और ये जो लास्ट वाली कुछ लाइन्स हैं, ये विंड को एज अ प्रिजर्वर जो है वो शो करेंगी। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन इसकी देंगी। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वाइल्ड कहेंगे जैसे ये जो विंड है ये अनकंट्रोलेबल है, राइट, ये अनरिस्ट्रेन्ड है। तो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम स्प्रिंग, कि ख़ज़ां के लिए तुम एक रूह का काम करती हो, एक सांस का काम करती हो, कि इस सीज़न में जो है वो इस तरह के टेम्पेस्ट आते रहते हैं, तूफ़ान आते रहते हैं। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन, वो कह रहा है कि तुम्हें देखा तो नहीं जा सकता, अनसीन प्रेजेंस है, लेकिन तुम्हारी वजह से क्या होता है, जितने भी डेड लीव्स हैं उनको तुम उठाकर फेंक देती हो या फिर कहीं पे उड़ा के ले जाती हो। लाइक घोस्ट, वो डेड लीव्स हैं वो तुम्हारे डर से
चले जाते हैं। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लिंग, जैसे कोई इंचेंट्रेस जो है वो कोई अपने जिस तरह कोई स्पेल करती है, या फिर जिस तरह हम ये एक्सोसिज्म आप करते हैं किसी पे, तो एक्सोसिज्म करते हैं तो घोस्ट क्या होता है, घोस्ट भाग जाता है। जिस तरह वो घोस्ट वो एक्सोसिज्म के प्रोसेस से डर के भाग जाता है, इसी तरह डेड लीव्स तुम्हारे आने से, तुम्हारे डर से ऐसे ही उड़कर भाग जाते हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। अच्छा, ये येलो, ब्लैक, पेल और हेक्टिक रेड कहते हैं जो बहुत हीट अप होकर जो एक रेड कलर आता है ना, उसको कहते हैं। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड। अब इसमें यहाँ पे ये जो ये येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड, पेस्टिलेंस प्लेग को कहते हैं। ये बात यहाँ पे सिर्फ लीव्स की नहीं हो रही, यहाँ पे बल्कि ये भी बात हो रही है कि ये लीव्स को इसने जो ह्यूमन डिसीजेज, ह्यूमन सिकनेस थी उस ज़माने में, उससे भी रिलेट किया है। सिर्फ पत्तों की बात नहीं हो रही, इंसानों की बात भी हो रही है कि जिस तरह ये पत्ते दरख्तों से मुरझा कर नीचे गिरे हुए हैं इस तरह इतनी बड़ी तादाद में, उसी तरह इंसान भी आजकल जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग और डायरिया वगैरह से मर रहे हैं। दे आर सिक एंड, और ये इस चीज़ को, ये जो पत्ते, मरे हुए पत्ते हैं, डेड लीव्स का है ये। डेड लीव्स बेसिकली डेथ और डिके ऑफ ह्यूमन बींग्स भी शो करिए, या ह्यूमैनिटी, डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी भी इसमें जो है वो इसका एलिगोरिकल मीनिंग हो सकता है, ठीक है। ओ दाउ हु चैरियोटिस्ट देयर डार्क विंट्री बेड, वो कह रहा है कि तुमने चैरियोटिस्ट तुम ले गई हो या उठाकर ले गई हो देयर डार्क विंट्री बेड। अब ये किसकी बात कर रहा है, द विंग्ड सीड्स, जो सीड्स हैं, जो एक फ्लफ़ी से सीड्स होते हैं वो जो उड़ जाते हैं, जैसे कुछ जब पत्ते नीचे गिरते हैं तो पत्तों के साथ कुछ सीड्स भी नीचे गिर जाते हैं, राइट, दरख्तों से या किसी भी चीज़ से, प्लांट्स वगैरह से। तो जब वो पत्ते उड़कर कहीं जाते हैं तो उनके साथ क्या चले जाते हैं, उनके साथ वो बीज भी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। तुम उन बीजों को भी ले जाती हो अपने साथ, कहाँ ले जाती हो, किसी फर्टाइल ज़मीन पे या कहीं पे, ठीक है। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ पे अर्थ लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, वो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये लेट जाते हैं कोल्ड एंड लो, क्योंकि ऑटम सीजन है तो विंटर सीजन है, तो ये यहाँ पे सर्द ज़मीन के नीचे, एंड लो उसके नीचे, सर्द ज़मीन के नीचे कहीं दफन हो जाते हैं। ईच लाइक अ कॉप्स, कॉप्स कहते हैं डेड बॉडी को, कि किसी डेड बॉडी को विद इन इट्स ग्रेव, कब्र में, जैसे वो ज़मीन के नीचे कहीं बरी हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त तो वो ज़मीन के नीचे चले गए, ठीक है। उसके बाद यही बीज क्या होंगे, ये बीज दोबारा ग्रो करेंगे स्प्रिंग में। अनटिल दाइन अजूर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो, कि जब तक तुम्हारी जो ब्राइट ब्लू सिस्टर है वो स्प्रिंग, वो अपनी हवाएं लेकर नहीं आ जाती। जैसे जब स्प्रिंग आएगा तो यही जो सीड्स हैं यही ग्रो करके बाहर आकर प्लांट बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे, ट्रीज बन जाएंगे, राइट। हर क्लैरियन, क्लैरियन कहते हैं ट्रम्पेट को, जो बाजा होता है। ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, ड्रीमिंग अर्थ कह रहे हैं जो ऑटम सीजन में जो ज़मीन सो रही है, वो सुकून से, ये आवाज़ें बंद हैं और हर चीज़, फूल नहीं खिल रहे हैं एंड ऑल दैट, कि ज़मीन जो सो रही है उसकी जो स्प्रिंग का जो क्लैरियन है, जो स्प्रिंग की आवाज़ है, स्प्रिंग का जो शोर है, वो उस सोती हुई ज़मीन को, महवे ख्वाब ज़मीन को जगा देता है। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, और क्या है, और उसको, उस ज़मीन को किससे भर देता है, फूलों से भर देता है। बर्ड्स, फूल जो कलियां खिलती हैं। लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन ईयर, ये फूल ऐसे, अब ये जो बीज हैं इनमें से ये फूल ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे कोई जो शेफर्ड है वो अपने शीप्स के फ्लॉक को लेकर चला गया किसी मीडो में फ्रेश एयर के लिए, उसी तरह ये फूल भी अब किसी फ्लॉक की तरह बाहर आ जाते हैं। फ्लॉक कहते हैं जो शीप का एक ग्रुप होता है, ठीक है। एंड विद लिविंग ह्यूज एंड अडर्स प्लेन एंड हिल, कि उस ज़मीन, वो ज़मीन किससे भर जाती है, ह्यूज कहते हैं रंगों को, रंगों से और अच्छी खुशबुओं से मैदान और चट्टानें भर जाती हैं। वाइल्ड स्पिरिट, ओ वाइल्ड स्पिरिट मतलब अनकंट्रोलेबल और अनरिस्ट्रेंड स्पिरिट जो है, कि तुम जो हो, विच आर मूविंग एवरीवेयर, कि तुम हर जगह पे घूमती फिर रही हो। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हेयर ओ हियर, कि तुम एट ए टाइम एक डिस्ट्रॉयर भी हो, तुम तबाह भी कर रही हो चीज़ों को, ठीक है, एंड प्रिजर्वर, और तुम एक नई ज़िंदगी भी बख्श रही हो। हियर ओ हियर, सुनो ओ सुनो, मतलब इसका ये मतलब है कि एक तरफ तो उसने वो जो डेड लीव्स हैं सारे वो उठाकर फेंक दिए, और दूसरी तरफ उसने जो नए बीज हैं उनको किसी फर्टाइल ज़मीन पर जाकर दफन कर दिया, जहाँ से वो स्प्रिंग में आकर दोबारा से ग्रो हो गए, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेंजा है, इसमें ये बात कर रहा है क्लाउड्स की, कि एक तरफ तो इस वेस्ट विंड ने फॉरेस्ट में कितनी तहस नहस डाली हुई है और मचाई हुई है, और दूसरी तरफ आसमान पे भी इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। दो ऑन हु स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन,
वो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ये जो हवा इतनी तेज़ चल रही है, मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, कमोशन कहते हैं नॉइजीनेस को, ठीक है, कि शोर हो रहा है, डिसऑर्डरलीनेस हो रही है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, कि जिस तरह ज़मीन पे ये पत्ते बिखरते फिर रहे हैं, शेड हो रहे हैं, उसी तरह आसमान पे बादल भी इसी हवा की वजह से घूमते फिर रहे हैं और मतलब वो जो है उनमें डिसऑर्डर हो रहे हैं, ठीक है। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन, जैसे मतलब हवा की वजह से फॉरेस्ट में जो दरख्त की ब्रांचेज हैं वो एक दूसरे में फंसी हुई होती हैं और वो एक ऐसे इधर उधर को हो रही होती हैं जब तेज़ हवा चलती है और एक आवाज़ आ रही होती है। उसी तरह इसी हवा के ज़ोर की वजह से आसमान पे बादल भी एक दूसरे में टकराते फिर रहे हैं, ठीक है। टैंगल्ड का मतलब है कि वो नोटी सी हो जाना कोई चीज़, ठीक है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, एंजल्स बादलों को ही क्या कहा गया, क्योंकि बादलों में से जब वो गरजते हैं, बरसते हैं, तो रेन एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग जो होती है ये उसके एंजल्स हैं। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्च लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मेनार्ड। वो कह रहा है कि ये जो बादल हैं ये आसमान की ब्लू सरफेस पे इस तरह से फैले हुए हैं जैसे किसी मिनार्ड, मिनार्ड कहते हैं, हमने कीट्स का जब ओड टू नाइटिंगेल पढ़ी थी तो मैंने आपको बेकस का बताया था, बेकस वॉज द गॉड ऑफ वाइन, ठीक है। मिनार्ड जो है ये उसकी एक वर्शिपर थी। अब ये कह रहा है फियर्स मिनार्ड के वो जो क्योंकि वो गॉड ऑफ वाइन था उसका मतलब है मिनार्ड क्या है, वो ड्रंकर्ड हालत में है। जब वो ड्रंकर्ड कंडीशन में होगी तो वो क्या हुई होगी, वो वाइल्ड हुई होगी, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो उसी हालत में डांस करती फिर रही है जिस तरह से बादल आसमान पे डांस कर रहे हैं। तो ये मिनार्ड इधर डांस करी और जैसे इसके अगर एक ड्रंकर्ड औरत जो है वो डांस करी होगी, उसके बाल बिखरे होंगे, तो जिस तरह से उसके बाल बिखरे हुए हों ऐसे आसमान पे बादल बिखरे हुए हैं। जिस तरह ब्लैक कलर के बादलों की बात हो रही है कि उसी तरह आसमान पे अब बादल बिखरे हुए हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू जेनथ साइड, मतलब ये बादल कहाँ कहाँ तक बिखरे हुए हैं। होराइजन कहते हैं जहाँ पे हमें ऐसे फील होता है जिस तरह आसमान और ज़मीन एक जगह पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। वो होराइजन, जेनिथ कहते हैं बहुत पीक को, बहुत ज़्यादा हाइट को, कि होराइजन से जेनिथ तक जिस तरह से मिनार्ड के बाल बिखरे हुए फील हो, बादल ऐसे बिखरे हुए फील हो रहे हैं, ऐसे उस ज़मीन की मतलब गहराई से ऊंचाई तक फील हो रहे हैं जैसे मिनार्ड के बाल बिखरे हुए हों। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये किस चीज़ की निशानी है कि अब स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है, ठीक है, जैसे बारिश आने वाली है और हेलिंग, ठीक है। दो डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, डर्ज जो ये कहते हैं कि लेमेंटिंग सॉन्ग, मतलब तुम उदासी का सॉन्ग गा रही है, जो ख़ज़ां का और ये जो तूफ़ान का एक म्यूज़िक है, ये जो आवाज़ है ये डर्ज है, कि ये एक अफसोस का सॉन्ग है, एक एलिजी है ऑफ द डाइंग ईयर, क्योंकि ऑटम तब आती है जब एक ईयर एंड होने वाला होता है, राइट। सितंबर अक्टूबर जो सीज़न होता है कि दिसंबर में ईयर एंड हो जाएगा। डाइंग ईयर के ये साल के ख़त्म होने का तुम अफसोस कर रही हो। To watch this closing night will be the dome of a vast sepulchre vaulted with all thy congregated might of vapors। वो कह रहा है ये जो रात अब ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने वाली है, विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्कर, कहते हैं कब्रिस्तान को, ग्रेवयार्ड को। वॉल्टेड डोम कहते हैं जो एक गोल सी कैनोपी सी बनाई हुई होती है मस्जिदों के ऊपर या किसी मकबरे के ऊपर, राइट। और वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, वॉल्टेड कहते हैं कवर कर देने को, जिस तरह टॉम्ब बना देना या गुम्बद सा जो बना होता है उस तरह से। विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स, कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स हैं कि बारिश से भरे हुए जो बादल होते हैं, ठीक है। कि तुम ये जो रात है ये अभी हमारी जो ज़मीन है, ये जो सेपल्कर है, कब्रिस्तान है, क्योंकि डेथ और डिके को प्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये जो हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर इस वक्त जो रात है उसने एक डोम की तरह का एक कवर किया हुआ है, डोम की तरह। और तुम्हारे जो बादल हैं वो एक वॉल्ट का मंजर पेश करें कि उन्होंने इस जगह पे एक गुंबद सा बना दिया है कि अब हम उस गुंबद ने वो कवर कर दिया वो जगह को, ठीक है। फ्रॉम whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst oh here। वो कह रहा है कि ये जो वॉल्ट बनी हुई है ना, ये थंडरस किस्म के क्लाउड्स की, ये अब क्या करेंगे, ये अब बारिश करेंगे। फायर का मतलब है लाइटनिंग, ठीक है, इससे लाइटनिंग और थंडर आएगा। एंड हेल, जो हेलिंग होती है, लाइक इट इज़ नॉट स्नो बट हेल, राइट। एंड विद विल बर्स्ट, और अब इन बादलों से रेन एंड फायर एंड हेल होगी, कि लाइटनिंग होगी, बारिश होगी और हेलिंग होगी, ठीक है।
जी, अब हम तीसरा स्टैंजा करेंगे। इसमें है दो हु डिड वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन। वो कह रहा है कि तुम तो वो हो जिसने जगा दिया है समर ड्रीम्स, जो महवे ख्वाब था, गर्मियों के ख्वाब देख रहा था सुहाने, द ब्लू मेडिटेरेनियन, कि ब्लू मेडिटेरेनियन जो है वो सुकून से सोया हुआ समंदर, वो अपने ख्वाब देख रहा था। वेयर ही ले लल्ड बाय द क्वाइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स होती हैं कि बिल्कुल पुरसकून लहरें जो कि शीशे की मानंद साफ शफाफ लग रही होती हैं। ठीक है, वो ये मतलब जब तुगयानी आती है तो लहरों में बबल्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल साफ शफाफ लहरें हैं जिनमें अभी तुगयानी नहीं है। ठीक है, तुमने मेडिटेरेनियन को भी, इस जो वेस्ट विंड है इसने मेडिटेरेनियन को भी उसकी नींद से जगा दिया है, और वो लर्ड बाय द कॉइल ऑफ इस क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, वो जिस तरह एक लोरी दे रही होती हैं, ये हल्का हल्का सा झूला मिल रहा था और वो सो रही थी, और वो सो रहा था आराम कर रहा था। बिसाइड अ प्यूमाइस आयल इन बेज बे। ठीक है, प्यूमाइस आयल था वो एक वॉल्केनो जो था, आइलैंड था, वॉल्केनिक था, जैसे उसमें लावा था, लेकिन अभी वो कोल्ड हो चुका है। ठीक है, कूल डाउन हो चुका है। इन बेज बे जो था वो एक रोमन रिजॉर्ट था। रोमन अपने जब प्लेयर टाइम के लिए यहाँ पर आकर एंटरटेनमेंट के लिए आया करते थे। ठीक है, दैट वाज द सोर्स ऑफ देयर टाइम, फॉर द टाइम ऑफ देयर प्लेयर। ठीक है, बेज बे, तो ये वो वाली जगह थी। लेकिन अभी क्या है, अभी उसकी जगह समंदर ने ले ली है, मेडिटेरेनियन ने ले ली है बेज की जगह। ठीक है, इस बे की जगह मेडिटेरेनियन आ गया है। And saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves intenser day। अब इसका मतलब है saw in sleep old palaces and towers, जो ये बे पे जो पैलेसेस और टॉवर्स थे उस वक्त, जिस तरह पिछले किसी ज़माने में एंशियंट टाइम में, वो अब सो रही हैं। एंड क्विवरिंग, वो सो रहे थे और अब वो क्या है, वो कांप रही हैं। किसके डर से? वेस्ट विंड के डर से कांप रहे हैं। विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, किस चीज़ का सोचकर, कि जब उनकी जगह मतलब समंदर ने उस जगह को, जिस तरह सुनामी आया और समंदर हर चीज़ को लेकर अपने साथ चला गया, उसी तरह इस जगह को भी, ये समंदर में गर्क हो गई जगह, और अब वो उस जगह, उस अपने खौफ से, उस चीज़ को सोचकर वो कांप रहे हैं। ये पैलेसेस एंड टॉवर्स ऑल ओवरग्रोन, मतलब अब ये जो लहरें जो तेज़ हो रही हैं ना, तुगयानी आ रही है, वो किस वजह से? क्योंकि नीचे पैलेसेस और टॉवर्स जो हैं वो शिवर कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवरग्रोन विद अजूर मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट। अब क्या कर रहा है वो, समंदर के नीचे जो एक समंदर का जो ब्लू पानी है उसकी बात कर रहा है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ब्लू कलर के जो फूल हैं वो ओवरग्रो हुए में, जाहिर है वो ट्रिमिंग तो हो नहीं सकती, तो वो ओवरग्रो हुए में, मॉस्ट कहते हैं काई को, जो समंदर के नीचे फूल होते हैं उनमें जो एक ग्रीन से कलर की और ब्लू से कलर की जो एक स्टिकी सी मॉस होती है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो हो गए हैं। द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, वो कह रहा है कि मैं उनको सिर्फ सोच के ही मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे फेंट सा फील हो रही हैं अपनी सेंसेस। दो फॉर हुज पैथ द एटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्व्स इनटू चैज्म। चैज्म वैसे कहते हैं खाई को, क्लीव का मतलब होता है सेपरेट करना। ठीक है, कि तुम तो वो हो जिसकी वजह से जो एटलांटिक ओशन है वो भी अब तुम्हारा रास्ता बनाने के लिए, मतलब अपना जो है वो एक सेपरेट कर लेता है, एक अपने अंदर एक पाथ बना लेता है। ठीक है, वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स विच वेयर द सैपलेस फॉइलेज ऑफ द ओशन नो दाई वॉइस। वो कह रहे हैं फार बिलो, लेकिन तो तुम्हारी समंदर की बहुत गहराई में, द सी ब्लूम्स जो समंदरी पौधे हैं, एंड द ऊजी वुड्स विच वेयर द सैपलेस। ऊजी वुड्स वैसे कहते हैं उन पौधों को, उन दरख्तों को जो लीक करते हैं, जिनमें कुछ लिक्विड सा मटेरियल होता है, स्टिकी सा, ठीक है, गम टाइप सा, और वो लीक कर रहे होते हैं। विच वेयर द सैपलेस फॉइलेज, सैप कहते हैं हम जब जिस तरह ऑटम सीजन जो होता है, ये प्लांट्स हम जो भी ग्रो करते हैं प्लांट्स में, ये एक इसकी एक खूबी है, क्वालिटी है कि ये इनके अंदर जो सैप होता है वो पानी को प्रिजर्व कर लेता है अपने अंदर, राइट। जब ऑटम होता है, पानी वगैरह हम नहीं देते, बारिशों का सीज़न नहीं आ रहा, तो ये जो सैप और इनकी जो रूट्स वगैरह हैं, प्लांट्स पानी इनसे ले रहे होते हैं। ये सैप में पानी प्रिजर्व्ड होता है और ये उससे अपना पानी ले रहे होते हैं। लेकिन समंदर में क्योंकि पानी ही पानी, वहाँ पे तो पानी खुश्क नहीं होगा, तो समंदर के जो पौधे हैं, उसके जो ऊजी वुड्स हैं, उनमें सैप की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनको पानी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। द सैपलेस फॉइलेज ऑफ द ओशन, जो समंदर में सैपलेस पौधे हैं जिनको पानी प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, नो दाई वॉइस,
उन्होंने जब तुम्हारी आवाज़ सुनी एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, कि वो पौधे भी तुम्हारी आवाज़ सुन के, तुम्हारे आने का सुनकर खौफजदा हो गए और उनका रंग भी ग्रे हो गया, एंड ट्रेम्बल, और वो कांपने लग गए, एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स, और तुम्हारे डर से उन्होंने अपने आप को भी डिस्पॉइल कर लिया, मतलब उनके पत्ते भी झड़ने लगे। ओ हियर, कि सुनो, तुम्हारे डर से वो समंदर की गहराई में पौधे भी अपने पत्ते झड़ने लग गए, उन्होंने भी अपने पत्तों को, अपने लीव्स को शेड कर दिया। ठीक है, हालांकि समंदर के पौधों को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके भी पौधों का एक टाइम होता है कि उन्होंने भी दे यूज टू शेड देयर लीव्स। ठीक है, तो मतलब ये इसने इन 3 स्टेंसाज में ये चीज़ बताई है, फर्स्ट 3 स्टेंसाज में, कि एक वेस्ट विंड के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो फॉरेस्ट पे क्या हैं, फॉरेस्ट में क्या हुआ, फिर उसने बताया कि स्काई में किस हद तक तुम्हारी पावर जो है वो इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद वो बता रहा है कि ओशन में क्या सीन हुआ तुम्हारी वजह से, कि एक वेस्ट विंड इतनी पावरफुल है कि उसकी वजह से फॉरेस्ट, स्काई और ओशन तीनों चीज़ों पे असर हो रहा है और हर चीज़ उससे डर रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपने आप को, ये 4th स्टेंजा आ गया, इसमें ये अपने आप को कंपेयर करेगा उससे और उससे रिलेट करेगा। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दो माइटेस्ट फियर यहाँ पे वेस्ट विंड है। अगर मैं कोई मतलब डेड लीफ होता, ऐसा डेड लीफ जिसको ये उड़ा कर ले जाती है। ठीक है, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, या फिर मैं कोई बादल का टुकड़ा होता, नरम सा बादल का टुकड़ा जो तुम्हारे साथ उड़ सकता। अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर, या फिर मैं कोई लहर होता जो पैंट बीनीथ दाई पावर, जो तुम्हारी पावर की वजह से, तुम्हारे जोर की वजह से वो जो लहरें बहना शुरू हो जाती हैं, वो तुम्हारी उससे बहना शुरू हो जाता है। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और अगर मैं लीफ होता या क्लाउड होता या वेव होता तो मैं क्या करता, मैं तुम्हारी जो ये स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो पावर है, जो तुम्हारी कैपेसिटी है, मैं उसको शेयर कर सकता था तुम्हारे साथ। ओनली लेस फ्री देन दो, कहता मैं तुमसे थोड़ा ही अनकंट्रोलेबल होता, तुमसे थोड़ा ही कम होता है इस मामले में। ओ अनकंट्रोलेबल, तुम तो अनकंट्रोलेबल हो ना। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, वो कह रहा है जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं क्या था, मैं तुम्हारा आवारापन में, और जिस तरह तुम अनकंट्रोलेबल और अनरिस्ट्रेंड हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही तुम्हारा कॉमरेड बन सकता था, मतलब मैं भी तुमसे कोई इतना कम नहीं था। ठीक है, एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड स्कार सीम्ड अ विजन, कि उस वक्त हम लोगों, मतलब बच्चे जो हैं वो कहते हैं हम बादलों से रेस लगाएंगे, तो कह रहा है कि उस वक्त ये आसमान बादल से रेस लगाने में मुझे कोई बड़ी बात नज़र नहीं आता था। स्कार सीम्ड अ विजन, मतलब इसमें मुझे कोई बड़ी बात नज़र नहीं आती थी। ठीक है, आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, वो कह रहा है मैं कभी भी तुमसे भीख नहीं मांगता। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोल नीड, जैसा कि अब मैं तुमसे एक दुआ कर रहा हूँ, तुमसे भीख मांग रहा हूँ, अब जब मुझे सोर नीड, अब जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओह लिफ्ट मी एज अ वेव, कि मुझे प्लीज़ उठा लो किसी लहर की तरह, अ लीफ किसी पत्ते की तरह, अ क्लाउड या किसी बादल की तरह। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी के कांटों में फंस गया हूँ, गिर गया हूँ, ज़िंदगी की कठिनाइयों में, मुश्किलात में फंस गया हूँ। आई ब्लीड, और इन कांटों से मेरा खून बह रहा है, मेरा खून रिस रहा है। ठीक है, अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंड एंड बाउड, वो कह रहा है ये जो वक्त की जो मुश्किलात हैं मेरी ज़िंदगी में, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हर चीज़ ने मुझे क्या कर दिया, मुझे ज़ंजीरों में जकड़ लिया है, एंड बाउड, और मुझे झुका दिया है। वन टू लाइक दी, उस शख्स को, मैं वो शख्स हूँ जो कभी तुम्हारी तरह का था, और इस वक्त ने, इस जो ज़िंदगी की मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हर्डल्स हैं, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, मुझे ज़ंजीरों में जकड़ लिया है। कि कभी मैं भी तुम्हारी तरह था, टेमलेस, कि मैं इनडिसिप्लिन्ड था, स्विफ्ट था, एंड प्राउड, एरोगेंट था, प्राउड था, कि हर चीज़ जो तुम में अब है मैं वैसा ही था, लेकिन अब वक्त ने मुझे भी बांध के रख दिया है। अब वो बात कह रहा है, ये 4th स्टेंजा में, मेक मी दाई लायर, लायर कहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, कि मुझे तुम अपना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे फॉरेस्ट तुम्हारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वैसे तुम मुझे अपना बना लो। इसने फॉरेस्ट को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा है, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा का शोर हमें किससे फील होता है, दरख्तों की, जब दरख्त हिलते हैं और पत्ते हिलते हैं, हमें उनसे हवा का शोर फील होता है और उसका एक अलग ही साउंड होता है, राइट। तो वो कह रहा है मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, जिस तरह फॉरेस्ट तुम्हारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, मुझे वैसे ही अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो, कि मैं भी तुम्हारा ही
जो म्यूज़िक है वो प्ले कर सकूं। वट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, वो कह रहा है क्या है कि अगर मेरे जो पत्ते हैं वो भी ऐसे ही झड़ रहे हैं, लाइक इट्स ओन, वो खुद ही झड़ रहे हैं। जैसे ऑटम के दरख्तों के पत्ते कब झड़ते हैं, जब ऑटम होती है, हवा चलती है। इसके पत्ते झड़ने का मतलब है कि मेरी ज़िंदगी के दिन ऐसे ही कम हुए जा रहे हैं। द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज विल टेक फ्रॉम बोथ, ट्यूमल्ट कहते हैं शोर को, ठीक है। The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness, कि ये जो तुम्हारी mighty harmonies, जो तुम्हारी ये तेज़ हवाएं चल रही हैं, जो ये एक साउंड प्ले कर रही हैं, इसका जो शोर है विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, कि इस ख़ज़ां के मौसम में ये जो तुम्हारी तेज़ हवाएं शोर बना रही हैं, ये दोनों चीज़ों असरात पैदा कर रही हैं। कौन सा, कि ये स्वीट भी हैं और सैडनेस भी है, कि इनमें एक उदासी का आंसर तो है लेकिन साथ में एक स्वीट एलिमेंट भी है। बी दो स्पिरिट फियर्स, अब यहाँ पे ये अपने दिल की बात करेगा। बी दो स्पिरिट फियर्स, कि तुम जो एक फियर्स और वाइल्ड स्पिरिट हो, ये वेस्ट विंड को कह रहा है माई स्पिरिट, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ कि मैं भी वाइल्ड और फियर्स ही हूँ, मेरी स्पिरिट भी। बी दो मी, ठीक है, कि तुम भी मेरी तरह हो या मैं तुम्हारी तरह हूँ। इम्पैचुअस वन, इम्पैचुअस कहते हैं हॉट हेडेड को, जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, हार्श होता है, ठीक है, कि हम दोनों एक ही तरह के हैं, तुम मुझ जैसी हो, मैं तुम जैसी हूँ, हम दोनों ही हॉट हेडेड हैं, हम दोनों ही हार्श हैं, ठीक है, गुस्से वाले हैं, ठीक है। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। ड्राइव माई डेड थॉट्स, कि मेरी ये जो सारी, ये मेरी जो सोचें हैं, जो मेरे आइडियाज़ और विजन्स हैं, ओवर द यूनिवर्स, इनको पूरे यूनिवर्स में, कायनात में फैला दो। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जिस तरह तुम एक मरे हुए पत्तों के साथ, मुरझाए हुए पत्तों के साथ बीजों को कहीं पे ले जाती हो और एक नई जिंदगी का सोर्स बनती हो, टू क्विकन अ न्यू बर्थ, के उन्हीं लीव्स के साथ ये सीड्स चले जाते हैं ना, और फिर क्या होता है, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऐसे ही तुम मेरे विजन्स को और मेरे आइडियाज़ को भी पूरी कायनात में स्कैटर कर दो। एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्स, इनकैंटेशन कहते हैं ऐसी पोइट्री जो किसी को एक्साइट करने के लिए या फिर कोई वर्सेस इनकरेजमेंट के लिए लिखी जाती है, उसको। बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्स स्कैटर, कि मेरी जो शायरी है, मेरी शायरी के ज़रिए मेरी सोच को स्कैटर कर दो, फैला दो, लोगों तक पहुंचा दो। एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, अब वो यहाँ पे देखें कितनी मज़े की बात कर रहा है, कि जैसे आग बुझने से पहले, जैसे जब आग लगी हुई होती है, अनएक्सटिंग्विश्ड कहेंगे जो आग अभी बुझाई नहीं गई, कि ये जो यहाँ पे आग बुझाई नहीं ना गई, आग अभी लगी हुई है, उसमें से जैसे एशेस एंड स्पार्क्स, उसमें से जैसे वो छोटे छोटे स्पार्क्स, शोले और एशेस, राख उड़ रही होती है, जैसे उस आग की राख दूर दूर तक पहुंच जाती है, ठीक है, बुझाने से पहले, बुझने से पहले, उसी तरह अब ये जो मेरी आइडियाज़ और विजन है, इससे पहले कि मैं मर जाऊं या फिर मेरे बातों में वो दम ना रहे, वो चीज़ ना रहे, तुम मेरे इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचा दो। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, इंसानियत तक पहुंचा दो और इंसानियत में फैला दो, कि वो इससे सुरखरू हो सकें। क्यों, क्योंकि इसका मैसेज क्या था, ह्यूमैनिटी, लव एंड फेथ, ठीक है, चैरिटी, जस्टिस, ये इसके मैसेजेस थे। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, कि मेरे लफ्ज़ों को अनअवेकेंड अर्थ, ये जो लोग सो रहे हैं, ये जो ह्यूमैनिटी सो गई है, ह्यूमन बीइंग सो रही हैं, अनअवेकेंड, जाग नहीं रहे हैं। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, कि किसी प्रोफेसी की तरह मेरी ये जो बातें हैं ये पूरी हो जाएं, ये लोगों को मेरा पैगाम दे दो, कि ये मेरी प्रोफेसी है। किस चीज़ की प्रोफेसी है, कि एक ना एक दिन एक गोल्डन एज आएगी जब ये सारा जो इनजस्टिस है, सुपरस्टिशंस हैं, ठीक है, अथॉरिटी जो है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और लोगों को अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हर जो पुअर है या फिर कोई भी रिच है, अरिस्टोक्रेट्स हैं, उन सबको अपने अपने राइट ही मिलेंगे, ना वो किसी दूसरे के राइट को सप्रेस कर सकेंगे, ठीक है। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। फिर वो आखिरी बात जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करता है, कह रहा है कि अगर सर्दियाँ, मतलब अगर विंटर आ गया, इफ़ विंटर कम्स, अगर विंटर आ गया है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ऑब्वियसली इट्स अ साइकिल, ठीक है, सीजनल साइकिल है, कि अगर विंटर आया तो स्प्रिंग भी आएगा ही आएगा। अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, हम कहते हैं, तो इसीलिए वो इसी सेंस में कह रहा है कि अगर ये अभी विंटर है, बुरा वक्त है, तो अच्छा वक्त भी आएगा ना, अच्छा वक्त दूर तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये, क्योंकि लोग जो है, ये लोगों के, ये जो अनअवेकेंड अर्थ है, यहाँ पे ये अनअवेकेंड अर्थ कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि लोग जो थे वो इग्नोरेंट थे, उनको पता नहीं था कि उनके क्या राइट्स हैं, उन्होंने उनको कैसे लेना है, वो जैसे उनको जो मिल रहा था उसी पे सब्र कर रहे थे और उसके बारे में कुछ बात नहीं करते थे, ठीक है। सुपरस्टिशियस थे लोग बहुत ज़्यादा।
वो मतलब एक रिलीजन के पीछे फजूल में भागने वाले और रिलीजन को अपने सरों पे हावी करने वाले, कि उनका अपना ब्रेन किसी काम का नहीं है, वो उनकी अपनी सोच नहीं है, और वो सिर्फ वो सुपरस्टिशंस पे ही ज़िंदा रहेंगे और जैसे उनको जो मिल रहा है उसी पे ज़िंदा रहेंगे। इसने क्या कहा कि नहीं, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ये वक्त है तो अगर आपकी कोशिश से एक अच्छा वक्त भी आएगा कि मेरे अंदर एक वाइल्ड स्पिरिट है, जिस तरह ये वेस्ट विंड जो है ये वाइल्ड है, उसी तरह मेरे अंदर भी एक रेवोल्यूशनरी है, मेरे अंदर भी एक रेबल है। ठीक है, उसी तरह हर इंसान को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जो पुअर हैं उनका हक नहीं लेना चाहिए। और चैरिटी, लव और जस्टिस का इसका पैगाम था। ये जो प्रोफेसी थी ये थी कि एक होप है इसकी मतलब ये टोटली पेसिमिस्टिक रहता है शैली अपनी पोइट्री में, लेकिन यहाँ पे आकर इसने थोड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक बात कर दी है कि विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये इसकी एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।